नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि मैं बहुत बेहतर करके, बहुत प्यारा सा करके और बहुत ही एक खूबसूरत से मोड़ पर आप सभी को वेट करने के लिए कह कर गया था। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिंदगानियाँ इंस्टाग्राम लाइव सीजन 2 आज है, और सीजन 2 का जो पहला एपिसोड है आज हमारे साथ है। तो बेहद ख़ास एक सफ़र रहा हमारा सीजन फर्स्ट, जिसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज, बहुत प्यारे प्यारे से लोग, कुछ ऐसे महान भाव, कुछ ऐसे दिग्गज जो अपनी विधा के पारंगत, वो लोग हमारे साथ जुड़े और उनसे हमारी बहुत सारी अच्छे से बातचीत हुई। और उस सफ़र को मैंने 8 तारीख को आप लोगों के हाथ सौंपा और बोला, ये वादा करके गया था कि बहुत जल्द आप सबसे साथ लौट कर फिर से कुछ बातचीत शुरू करेंगे। तो आज सीजन 2 का हमारा पहला एपिसोड है, और बस मैं चाहता हूँ कि जल्द जल्द हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, ताकि ये सिलसिला हम शुरू कर सकें। और मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया आज आने में, तो मेरे से लोग जो हैं अभी जुड़ नहीं पाए हैं। बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो सिलसिला फिर से शुरू हो जाए और हम आज की बातचीत शुरू कर सकें। और आज के क्योंकि गेस्ट बेहद ख़ास हैं भाई, क्योंकि आज बड़ा ऐतिहासिक कहूँ तो बड़ा रोचक और बड़ा रोमांचक दिन है, क्योंकि आज के दिन हम सीजन 2 यानी कि इंस्टाग्राम जिंदगानियाँ सीजन 2 आज का हमारा पहला दिन है। और आज की जो हमारी पहली मेहमान है एज एन गेस्ट, बेहद ख़ास, देश की जाने मानी राइटर, बहुत सारी किताबों की एक जन्मदाता, बहुत ही उम्दा बड़ा नाम, यह कहूँ तो दिल्ली में सीनियर सिटीजन, आज हमारे साथ जुड़ने वाली जी सुनीता बुद्धिराजा जी, जिनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, उनसे बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ उनसे हमें सीखने को भी मिलेगा। तो बस मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्द हमारे साथ जो भी लोग हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, सभी लोग आ जाएं। हेलो तहलील भाई, लोकेन सर, सुनीता मैम हमारे साथ आ चुकी हैं। हेलो दीक्षा जी, हेलो, कैसी हैं आप? तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, और जल्दी से जल्द आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और मैं आज की जो हमारी गेस्ट हैं राइटर, मैं चाहता हूँ कि कहते नहीं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत बेहद ख़ास होती है, की शुरुआत ही उस चीज की ग्रेविटी बताती है। तो बस आज हम कुछ ऐसे ही खास मेहमानों के साथ जुड़े हैं। निवेदिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस मैं चाहता हूं कि बिना किसी देरी के जो हमारी मैम है, हेलो मैम, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार आनंद जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई। आपका सीजन 1 जो है बहुत अच्छे से चला। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स उसमें देखे और बहुत कमाल की बातचीत करते हैं आप। आपको बहुत बहुत जी बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप जैसे लोग मतलब कि ऐसे लोग जो दिल्ली के तो सीनियर सिटीजन है ही, बहुत नोन पर्सनालिटी है, साथ ही साथ लिटरेचर की दुनिया में एक बड़ा, इतना बड़ा नाम है आपका, और आपने मेरे शो के लिए इतना प्यारा सा वक्त निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और खासकर मैं भी बहुत लवर हूँ, बुक्स लवर हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। आपको कभी मैं अपनी रैक दिखाऊंगा, ज्यादातर यहाँ पे सिर्फ मेरे पास आसपास पेन और किताबें ही मिलेंगी। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। और सबसे ज्यादा खास दिन इस वजह से है क्योंकि आज मेरा सीजन 2 का पहला एपिसोड है। कहते हैं कि शुरुआत में कैसी चीजें होती है, क्या होता है, तो शुरुआत ही आज हमारे साथ मैम जुड़ी है, ऑथर हैं, और मैम ने हैंडलूम की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है, और आज भी उसको एज इट इज कर पा रही हैं, क्योंकि जो भारत की पहचान है वो हमारी हैंडलूम है। और हमारी धरोहर जो है, भारतीय संस्कृति, दो ही चीजों से ज्यादा जानी जाती है, एक ज्यादातर हमारा लिटरेचर या हमारी पहनावे से। तो उसमें से दोनों चीजें आप लेकर पैरेलल चल रही हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे शो जिंदगानी इंस्टाग्राम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका। और एक बार फिर से मैं आपको बधाई देती हूँ नया सीजन शुरू जी करने मैम। के लिए। और
पहला सीजन बहुत अच्छे से करने के लिए। जी। और आपने तो बड़ी जोर से अनाउंसमेंट कर दी सीनियर सिटीजन होने की, मैं तो उम्र छुपा के रख रही थी अपनी। मैम सीनियर सिटीजन का मतलब ये है कि कहते हैं कि दिल्ली में कुछ ऐसे नॉन पर्सनालिटीज हैं जिनको दिल्ली में रहने वाला बच्चा बच्चा जानता है, और ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो बस मैं चाहता हूं कि जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ पाए हैं सबको एक बार हेलो हाय कर दीजिए, और हम ताकि आज का सिलसिला शुरू कर सकें। हेलो सबको, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। पिंकी जी, लोकेश जी, प्रियंका जी, देविता जी, देवीलाल जी, मैं बहुत लोगों को देख पा रही हूँ। इससे ज्यादा और आप मुझे अगर बताते चले तो मैं सबको जी मैम। नमस्कार करती हूँ और आपसे और चाहती हूँ कि अच्छे से बातचीत हो सके। जी हम शुरुआत करते हैं आज के सिलसिले की। और गाइज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, डिफाइन करना चाहूंगा जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि मैम सुनीता बुद्धिराजा जी एक लिटरेचर की दुनिया में एक ऐसा नाम है। कहते हैं कि म्यूजिक की दुनिया में ज्यादातर म्यूजिशियंस का नाम होता है, संगीत की विधा में संगीतक का नाम होता है, जो संगीत को जीते हैं, संगीत को लिखता कहूं तो आ, उसको अपना आत्मसात करते हैं। लेकिन हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हैं जिन्होंने संगीत को आत्मसात इतना ज्यादा अपने अंदर कर लिया है कि उसको बजाना तो छूट गए, लेकिन उसके बारे में लिख बहुत कुछ डाला। और इतने प्यारी चीजें लिखी हैं, और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का जो गायन है, नृत्य है, और उसके जो दिग्गज रहे हैं उनके साथ एक बहुत ही अच्छा तालमेल मैम का है, और उस तालमेल को एक किताब का रूप दिया है, एक किताब का जन्म दिया है। तो वो एक बहुत बड़ी पहचान है मैम आपकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, और मैं इजाजत चाहूंगा आज का शो शुरुआत करने की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आनंद जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और हमारे जी। साथ देखिए सुभा कपूर जी भी जुड़ गई हैं, जिन्होंने जी मैम। लंदन में प्रश्न पांचाली मिलाकर का शो करवाया था भारतीय दूतावास के सौजन्य से, और पहले ये वहां पे थी। वाह। लोकेश जी बड़े शहनाई वादक हैं, पिंकी कौल जी कितनी अच्छी श्रोता हैं, जी जी। और उनकी भी बहुत अच्छी है और कार्यक्रम सुनती रहती हैं। तो अच्छे अच्छे लोग, लोकेश जी कितने बड़े शहनाई वादक हैं, जी जी। अच्छे कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे इस बात की ज्यादा इतनी ज्यादा खुशी होती है कि मेरे जो फॉलोवर हैं कम ज्यादा अलग चीज है, लेकिन जब मेरे शो में इतने लोग, इतने दिग्गज लोग जुड़ते हैं हमारी बातचीत सुनने के लिए, हमारे कन्वर्सेशन को सुनने के लिए, वो मेरे लिए बड़ा मतलब होता है कि ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो खुद हजार लोगों के बराबर हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, और मैं शुरुआत करता हूँ आज के सफर की। मैम मेरा एक शो है जिंदगानियां, जो उसका मान है जिंदगानियां नाम रखा है, और उस शो की एक हुक लाइन है, शुरुआत वहां से करता हूँ। इस सफर में किस्से और कहानियां हैं, कुछ अधूरी सी जिंदगानियां हैं, उन अधूरी सी जिंदगानियों को मुकम्मल करने आ रहा है आनंद, आपको प्यार करने सिखाने आ रहा है आनंद। कहते नहीं कि जिंदगी में नफरत फैलाने से अच्छा है प्यार फैलाओ। बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, बहुत ही प्यारा सा एहसास होता है। कभी उसे अपने दिल में, अपने जहन में रख के महसूस करो, ये दुनिया, ये सारा जहां अपना सा लगेगा। तो बस इस कड़ी में, इस जिंदगानियां शो में वही लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जो प्यार मोहब्बत पे विश्वास रखते हैं, प्यार मोहब्बत को बढ़ाने पे विश्वास रखते हैं अपने हुनर के द्वारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम चलते हैं आपके सफर में, मजा लगाते हैं, थोड़ा सी चीजें निकालते हैं। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, आज के सेशन की खास बात यह है कि आपको मैम के बारे में कुछ जाना है तो आप गूगल कर सकते हो, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो चीजें मिलेंगी जो आपको गूगल पे नहीं मिलेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आज सुनिएगा जी। सुनीता मैम, सबसे पहले आपके नाम पे चलते हैं जी, सुनीता बुद्धिराजा। जहां तक मुझे अंदाजा है कि साउथ इंडियन लोग क्या करते हैं, जो साउथ इंडियन हमारे भाई बहन हैं, वो अपने पेरेंट्स का नाम अपने नाम के आगे लगाते हैं। तो ये जो आपके नाम के आगे जी लगा है, थोड़ा सा इसका कुछ बताइए, क्या है, आपका पेरेंट्स का नाम है या कुछ और वजह है? जी नहीं लगा मेरे नाम, मेरा नाम सुनीता बुद्धि राजा। बुद्धि राजा अच्छा मेरे अच्छा। पिताजी थे,
और मेरी अच्छा माँ अच्छा डॉक्टर राजबुद्धि राजा, और मैं अच्छा 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 अच्छा। अब मेरे को समझ में आया कि मैंने जी कहाँ से लिख लिया। मैं आपको जी बाद में बताऊंगा क्या। आपने आदर पूर्वक जी लिख लिया मेरे नाम जी के साथ। जी वही मैम। अच्छा सुनीता मैम, जी आप कह सकते हैं। जी जैसे कि आप इस सफर में आई और एक ऑथर की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम आपने कमाया, तो मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूँ आपके बचपन के उन दिनों में, जो कि हर एक बच्चे का, हर एक आर्टिस्ट का एक बचपन बहुत ही खूबसूरत फेज होता है। हर एक इंसान का बचपन एक बहुत खूबसूरत फेज होता है, और वहां पर हम बड़े इंजॉयबल होते हैं और किसी चीज की हमें कोई फिक्र नहीं होती। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप जैसे कि एक राइटर, इतना ओवर थिंकिंग सीरियस टाइप के थोड़ा सा होते हैं, बचपन में भी आप कुछ ऐसी थी या नटखट थी आप? बचपन में नहीं, मैं सीधी थी। और मेरा अच्छा अच्छा। भाई बहुत नटखट था। हम्म। और गर्मी के दिनों में हम लोग अपनी नानी के यहाँ जाते थे। और अच्छा अच्छा। मेरी जी, लेकिन मुझे गुड़ियों का शौक था, मुझे पढ़ने लिखने का शौक था, हम्म। लाइब्रेरी से किताबें ला कर के पढ़ने का बहुत शौक था। और अच्छा अच्छा। मेरा भाई कंचे खेलता था गली में जाके, और रात को पतंग उड़ाता था, दिन में पतंग उड़ाता था। तो मेरा भाई थोड़ा हम्म। नटखट था, मैं थोड़ी गंभीर। तो मेरी नानी मेरे भाई को कहती रहती थी कि तेरे जैसी हम्म। सुनीता नहीं है, देख तो हमेशा बाहर घूमता रहता है और सुनीता घर हम्म। के अंदर बैठती। तो मैं एक, शायद जहां तक मुझे याद है, मैं थोड़ी शरीफ लड़की थी। अच्छा। मैम बचपन में कैसी मतलब कैसी बुक्स पसंद करती थी आप पढ़ने की? जैसे बचपन में ज्यादातर लोग, बचपन में लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, या फिर इस तरह की चीजें पसंद करते थे, मतलब कैसा इंटरेस्ट था कुछ? हर तरह की लोक कथाएं। लोक दिल्ली कथाएं। पब्लिक दिल्ली पब्लिक हम्म। लाइब्रेरी हमारे घर से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। और उस समय तो 5 किलोमीटर कोई इतना ज्यादा डिस्टेंस होता नहीं था कि पैदल हम लोग ना चल सकते। तो हम लोग पैदल हम्म। चले जाते, घूमते घूमते, और लाइब्रेरी में बैठ के ही एक किताब वहां पे खत्म कर देते थे। और हर देश की लोक कथाएं, हर प्रदेश की लोक कथाएं। तो हम लोग लोक कथाएं बहुत पढ़ते थे, मुझे लोक कथाएं पढ़ना पसंद था। अच्छा अच्छा अच्छा। कविताएं, ये सब लेख, सब कुछ, कुछ भी पढ़ता, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये सब जो पत्रिकाएं आती थी उस समय, तो उन हम्म। पत्रिकाओं को पढ़ पढ़ के एक साहित्य के प्रति रुचि मेरी जागृत हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैम जैसा कि हम बचपन में होते हैं ना, तो मुझे बड़ा शौक था, मुझे भी बहुत पढ़ने का। मैं क्या करता था कि ज्यादातर मुझे पोएट्रीज बहुत अच्छी लगती थी। जी एनसीईआरटी में पोएट्रीज बहुत पढ़ता था, और उसमें इतने प्यारे प्यारे से लोग, मजेदार, मतलब क्या बताऊं। मुझे बहुत ज्यादा शौक था, तो मगर मुझे आइडिया नहीं था कि ये मेरा शौक क्यों है लिटरेचर के प्रति। मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा शौक है लिटरेचर के प्रति। मुझे लगता था कि मुझे पोएट्री पढ़ना बस पसंद आ रहा है। जी तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैम। पेरेंट्स ने कभी कहा नहीं कि बेटा आपको ये बनना है, ये करना है, इस चीज के कभी फोकस नहीं किया आपके कि इस फील्ड में आप करो? नहीं, नहीं, हम मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सहयोग दिया। देखिए, एक तो हमारे घर अच्छा में अच्छा। बेटे को लेकर के कोई अंतर नहीं था। मेरा भाई हम्म। भी वैसे ही अच्छे स्कूल में जाता था और मैं भी अच्छे स्कूल में जाती थी। हम्म। और मेरी माँ का एक बहुत बड़ा ये उद्देश्य था कि बेटा हम्म। चाहे नालायक निकल आए, बेटी को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना क्या बात है। चाहिए। तो ये उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे भाई पर ज़्यादा ध्यान दिया। और हम्म। मेरे पिताजी भी। तो मेरी माँ जब अपने कॉलेज से घर आती थी तो पूछती थी, और कोई आया गया, कोई चिट्ठी विट्ठी, कोई फोन वोन। तो वो हम्म। सब चीजें भी मैं अपने भीतर उतारती जाती थी कि हम्म। लोग जैसे पूछते हैं, करते हैं। तो नहीं, मेरे माता पिता ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बल्कि मैं पहले साइंस स्टूडेंट थी अपने अच्छा अच्छा। स्कूल। हुँ। हम्म। और एक तो मुझे बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मतलब जानवरों को मार काटना, वो सेम सब। ईयर मुझे भी नहीं पसंद था तो लेकिन मुझे हिंदी कविताएँ और संस्कृत अच्छा की अच्छा। रचना पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम्म। तो और मेरी माँ प्रोफ़ेसर थी ही, तो मुझे लगा कि मुझे भी हिंदी पढ़नी चाहिए और हिंदी का मुझे वही लाइन लेनी चाहिए। तो हम्म। मैंने फिर 10वीं के अंत में आकर के, मेरे समय हम्म। में हायर सेकेंडरी होती थी। तो 10वीं के अंत में आके मैंने अपने सब्जेक्ट्स चेंज किए। और मैंने वहाँ उस समय मैंने हिंदी ली और संस्कृत ली और म्यूज़िक लिया। हम्म। गाना मुझे आता नहीं था, लेकिन फिर भी शौक था थोड़ा बहुत। तो इतना हम्म। तो था कि मैं फर्स्ट डिवीजन में म्यूजिक की में हायर सेकेंडरी में म्यूजिक में हम्म। आ गई।
तो ये सब भाषाएं पढ़ने का मुझे की मेरी क्या बहुत बात है। रुचि थी। तो मेरी माँ पिताजी दोनों में से किसी ने भी नहीं कहा कि तुम लोग ये बनो या वो करो, या जो हम्म मेरी रुचि थी मैं उसी। और जब मैंने अपना कॉलेज में मुझे नौकरी मिल गई, और हम्म। पहले मैं कादम्बिनी में थी और उसके बाद मैं मैत्री कॉलेज में पढ़ाती थी, नौकरी मिल गई तो फिर मैंने पढ़ाया 1.5-2 साल। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं नहीं है। मैं पढ़ा सकती। तो फिर मैं वापस जर्नलिज्म में आ गई। अच्छा और अच्छा। जी, तो मैं नेशनल हेराल्ड में आई वहां से, और हम्म। वहाँ मेरे सौभाग्य से खुशवंत सिंह जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जो अरे वाह। मूर्धन्य है। उन्होंने बहुत लिखा हम्म भी है मेरे बारे में, हम्म। अपनी रचनाओं में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में अरे भी वाह। लिखा, और उसमें कई जगह उन्होंने लिखा मेरे। तो उनसे मुझे सीखने का बहुत अवसर मिला। तो मेरे जितने हम्म गुरुजन हैं, चाहे मेरे स्कूल के मुझे वर्तनी हम्म। सिखाते थे, और मेरे कॉलेज के मेरे गुरुजन, उन सबसे सीखने का मुझे बहुत अवसर मिला। क्या बात है। तो मेरी माता पिता ने लेकिन मुझे हमेशा सहयोग किया कि बेटा जो हम्म। करो लेकिन अच्छे से करो और अपने पैर पे अच्छे से खड़े। कम। क्या बात है। अच्छा मैम, अ, जैसे कि आपने बताया कि आपको अपने कॉलेज पे जॉब मिली और उसके बाद आपको लगने लगा कि नहीं यार, इस चीज के लिए नहीं बने, आप इसमें आ गए, मास कॉम में आ गए, मीडिया के फील्ड में आ गए। ये प्रॉपर रूप से लिखना, लेखन शैली कब से शुरू हुई कि एज एन ऑथर, या बस प्रोफेशन लेना है इसे? देखिए, एज ए प्रोफेशन तो मैंने कभी भी नहीं लिया लेखन को। अच्छा, ये अपने लेखन बस लेखन रुझान मेरे के हिसाब से लिखते रहे आप? रुझान के हिसाब से मैं लिखती रही। पहले तो हम्म मैंने लिखती थी मैं, कॉलेज में प्रतियोगिताओं में जाती थी ना। देखिए, हम्म। हमारा छोटा एक परिवार था, मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, और मेरी अच्छा अच्छा। माँ, जी, मेरी माँ ने बाद में एमए किया, पीएचडी किया, सब किया। तो हम्म फिर वो भी लेक्चरर हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम्म लेकिन हम जॉइंट फैमिली थी, एक संयुक्त परिवार था, और संयुक्त हम्म परिवार में हम रहते थे। तो वहाँ हमको लगता था कि खर्चे जिस तरह से होते हैं, एक व्यक्ति कमाने वाला है और बहुत सारे लोग हैं, मेरी दादी दादा और मेरे हम्म चाची, ढेर ढेर सारे रिश्तेदार, सब लोग रहते थे। हम्म तो मुझे ये लगने लगा कि मैं अपनी माता पिता से पैसे ना लूं, हम्म। और अपनी फीस के पैसे मैं अपने आप भरूं। अपने आप को। तो जी, तो उस हिसाब से मैं डिबेट्स में जाने लगी कॉलेज में, और हम्म। कविता प्रतियोगिताओं में जाने लगी। और मेरी माँ की भाषा बहुत समृद्ध है, हिंदी। अरे वाह। उन्होंने 80 पुस्तकें लिखी हैं हिंदी में। तो उनकी उनसे भाषा तो मुझे मिली, और हम्म मेरी दृष्टि भी खुलती जा रही थी, जैसे हम्म जैसे मैं लोगों से मिलती थी, मैं कॉलेज हम्म में स्कूल में, फिर कॉलेज में। तो मेरी दृष्टि का बहुत विस्तार हुआ। और बचपन में हम्म। मेरे यहाँ बहुत बड़े बड़े लेखक आया करते थे, इसी डॉक्टर क्वेश्चन पे मैं आ रहा था कि आपने हरिवंश बताया कि आपकी मम्मी प्रोफेसर थी और इतनी दिग्गज आर्ट मतलब ऑथर रही हैं, तो आपको उन सभी महानुभाव, उन सभी दिग्गजों से मिलने का मौका जरूर मिला होगा जो जी, बिल्कुल लिटरेचर जी, की दुनिया में कितना बड़ा नाम है। मैम जी, थोड़े से कुछ वो बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि जी, एक बिल्कुल कम उम्र में इतने दिग्गजों से मिलने का एक अपना रुझान अलग होता है। बिल्कुल। और जी। उस समय मुझे इतना पता भी नहीं था कि लोग क्या। देखिए, आज उनकी हम्म उनकी जो गरिमा है, उनका गौरव और उनका स्थान में, मुझे बाद में थोड़े दिन के बाद पता चला। डॉक्टर हम्म। हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामधारी वाह। सिंह दिनकर, श्री गोपाल दास नीरज, श्री रमानाथ अवस्थी, श्री रामानंद दोषी, श्री कन्हैया लाल नंदन, ये श्री गोपाल प्रसाद व्यास, तो क्या डॉक्टर बात है। सिन्हा, ये सब लोग हमारे घर में ऐसे आते थे। डॉक्टर नगेंद्र ऐसे आते थे हम्म कि आते रहते थे, और हम लोगों को मां लेकर के जाती थी। तो हम लोग उनके साथ बहुत घुले मिले थे, और वो हम्म। लोग सिखाते भी थे। मैं आपको देखिए बड़प्पन की एक बात बताती हूँ। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। दिनकर जी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि भी हमारे रहे, हम्म उर्वशी और रश्मि रथी आदि जैसी जी जी रचनाएं जी। हैं, आप जानते हैं दिनकर जी का नाम। हम्म तो दिनकर जी को एक बार हमारे घर में आना था, और हम्म। उन्होंने कहा मेरी माँ से कि बुद्धि, मेरी माँ को बुद्धि बुलाते थे। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने, हाँ, तो बुद्धि, तो ऐसा करना, तुम्हारे पास ड्राइवर हो तो जरा गाड़ी भेज देना। तो हम्म हमारे पास मतलब ड्राइवर तो नहीं था, लेकिन हम्म मेरी माँ ने ड्राइवर की व्यवस्था की, और मैंने कहा कि खाली ड्राइवर क्यों भेजे, ऐसे बड़े लेखक को लेने के लिए हम जा रहे हैं, तो मैं साथ में चली जाती हूँ। तो माँ घर हम्म में खाना बनाने में व्यस्त थी, तो मैं चली गई। तो हम्म दिनकर जी सिगरेट बहुत पीते थे उस समय, बाद हम्म में शायद छोड़ दिया, लेकिन उस समय हम्म सिगरेट बहुत पीते थे।
तो उन्होंने एक लड़के को आवाज लगाई, एक वो कनॉट प्लेस में ठहरे थे शायद, के घर में या किसी के घर में। तो उन्होंने आवाज लगाई, उन्होंने कहा कि देखिए बेटा जरा यहाँ वो सिगरेट का डब्बा ला देना, वहां रख। तो मैं उठी, मैं लाने गई तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, बोले नहीं तुम बेटी हो, तुम नहीं उठाओगी सिगरेट, नहीं। क्या बात है। देखिए ये गुरुजनों की बातें होती हैं, जी 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 मैम, सुंदर बातें होती हैं, और हम तो ये बात हमने सीखी उनसे कि बेटियां जो हैं उनको एक अलग तरह से, अलग प्यार से, अलग नजाकत से रखा जाता है। क्या बात है ना। यही मैम लिटरेचर की खूबसूरती है। जी बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं हम। तो मैं पढ़ती थी और पढ़ती थी, इन लोगों से मिलती थी, इनके यहाँ आना जाना था। बच्चन जी 13 विलिंगडन क्रिसेंट में रहते थे, उनके पास जाना आना था। बच्चन जी की छोटी गाड़ी फिएट थी, वो खुद चला करके आ जाते थे हमारे घर में। बच्चन जी मतलब शरीर में बड़े लंबे चौड़े थे, क्योंकि उनका मैंने घर वगैरह देखा है यहाँ। चौड़े नहीं थे, लंबे थे। लंबे बहुत थे, मतलब कद काठी उनकी काफी सही थी। सही थी, लेकिन वो अमिताभ जी काफी छोटे थे। अमिताभ जी हाँ उनसे तो मतलब छोटे थे, क्योंकि अभी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की मैंने, तो मुझे वो सब अवसर मिले हैं उन लोगों को देखने के, उनके घर जाने के। जैसे महादेवी वर्मा जी का मैंने घर देखा है। आपने हिंदुस्तान एकेडमी का मतलब चर्चे तो हमेशा रहते हैं। उस मंच को मैंने साझा किया है जहां से दिग्गज मूर्धन लोगों ने बैठकर मंच संचालन किया है। उस मंच में मुझे जाने का मौका मिला है, और उस लाइब्रेरी में मुझे पढ़ने का मौका मिला है जहां पर ये प्रोफेसर हैं, और बच्चन साहब तो विश्वविद्यालय में ही थे। तो वहां की कहते हैं कि धरती ही कुछ, वहां की आबो हवा कुछ ऐसी विश्वविद्यालय की कि वहां बच्चा बच्चा लिटरेचर लिखता है। तो वो चीजें कब मेरे अंदर आई वहां से। जी मैम। इन सब लोगों के साथ मेरा सानिध्य रहा, और क्योंकि पढ़ने का शौक था तो इसलिए छपने का भी शौक था। तो यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में जाके इनाम मिल जाए, और फिर छपने का भी शौक था, तो रचनाएं भेजना शुरू किया साप्ताहिक हिंदुस्तान में, धर्मयुग। तो धर्मयुग में मेरी जब 2 कविताएं छप गई, तो उस दिन मुझे लगा कि मैं तो कवित्री बन गई। मैं कवित्री बन गई। पत्रिका थी, डॉक्टर भारती को पढ़ पढ़ के हम उनके दीवाने हुए थे। गुनाहों का देवता, कनुप्रिया आदि पढ़ के बड़े जैसे हुए। तो बहुत ही सुंदर एक साहित्य, बहुत रुचि संपन्न मेरा जीवन था। और आपने कहा कि संगीत के बारे में भी आपने कहा, तो जी जी मैम जी। गाना जो है बहुत छोटी थी तब, मैं 5-6-7 साल की रही होंगी, और मेरा भाई 2 वर्ष छोटा है। तो हमारी माँ डॉक्टर राजबुद्धि राजा हम दोनों को संगीत सम्मेलनों में लेकर के जाती थी। तो उस तरह आज उस जमाने में आजकल की तरह 8-9 बजे 10 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाते, ऐसा नहीं था। तो रात भर चलने वाले सम्मेलन होते थे, विशेष रूप से बाहर शंकरलाल म्यूजिक फेस्टिवल बाहर होता था। तो उसमें वो ले जाती और वो हमें नींद आ जाती, ऊँघ जाते हम सब होता। तो वो कहती नहीं बेटा, कान में सुर पड़ना चाहिए। है क्या बात है। तो वो इतने बड़े बड़े लोगों को सुना, तो सुन के फिर रुचि हो गई, पैदा हो गई। तो वहां से संगीत के प्रति मेरे मन में रुचि। अच्छा मैम, थोड़ा जी, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे कि आपने लिटरेचर बहुत सारा लिखा, आपने इतनी ज्यादा बुक्स लिखी हैं, चाहे वो धर्मयुग हो, आधी धूप हो, अनुत्तर रही हो, 30 का सफर रहा हो, इन पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक ऐसी किताब कि आप मतलब आपको इंटरेस्ट रहा लिटरेचर का, और आपने किताब एक लिखी 7 सुरों के बीच। ये ख्याल कैसे आया, क्या चीजें देखकर आई, और ये सफर कब शुरू हुआ कि सुरों के, हम उनको सुरों को मतलब जो है, जो कंठ का विषय है सुर, उसको किताब पे उतारा जाए। ये कहाँ से कुछ शुरू हुआ मैम? ये एक संयोग है, मैं आपसे कहूँ। जी मैम। चूंकि मुझे सुनने का शौक था, तो मुझे और भाषा पे मेरा ठीक ठाक अधिकार हो गया जी। और मैं चूंकि डिबेट्स में जाती थी, वाद विवाद प्रतियोगिता। कब की बात है मैम, थोड़ा सा कुछ अंदाजा अप्रॉक्स? कॉलेज के ये 70 के दशक की बात है, सन 70 से लेकर के 75 तक। सन 1900 आप पैदा नहीं। उस वक्त
जी। क्या तो बात है, क्या बात है। उस समय प्रतियोगिताओं में जाती थी जब, तो हम्म। वहाँ मुझे मेरी मेरी रुचि हुई थी। हम्म। थोड़ा बहुत मैं संचालन करती थी का। अच्छा अच्छा। अ, एक दिल्ली में एक है साहित्य कला परिषद, एक साहित्य संस्था कला है, परिषद। दिल्ली सरकार की है। तो वहाँ एक प्रतियोगिता हुई और उसमें अच्छा मैंने अच्छा। एक कविता भेजी और उस कविता को पूरे उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिल गया। हम्म। और प्रथम पुरस्कार भी उस जमाने में शायद 1,000 रुपए का था। और एक उस हजार जमाने। रुपए और उस जमाने में तो बहुत बड़ी चीज। आज तो कंपेयर मुझे करें तो मैम मतलब 50,000 1 लाख के हाँ, कंपेयर में। होगा होगा जी हम्म। बिल्कुल। तो वो मुझे मिला तो मेरी मुझे लगा कि मैं कविताएं मुझे और अच्छे से लिखनी चाहिए। अच्छा तो मैंने लगी। कविता जी, तो कविताएं तो खैर अब उतरती हैं, देखिए कोई भी लेखन जी है जी। अगर आप होती ना हम्म। हो। लेकिन साहित्य कला परिषद और दिल्ली सरकार, हिंदी दिल्ली अकादमी आदि, वो लोग संगीत सम्मेलन कराया करते अच्छा अच्छा थे अच्छा। दिल्ली अकादमी में। तो हम्म। उन लोगों ने वहां मुझे देखा लिखते हुए, और हम्म। दिल्ली अकादमी ने मुझे फिर अपने कार्यक्रमों के संचालन के लिए बुलाना शुरू किया। फिर बाद हम्म। में केंद्र बिरजू महाराज जी वगैरह और बहुत सारे कलाकारों ने बुलाया। रेडियो और दूरदर्शन में मैं जाती थी, संचालन क्या करती बात थी। है। तो संचालन में मेरा मन ये होता था कि मैं कलाकार का बायोडाटा ना पढ़ूं, जो कि सामान्यतः आज भी लोग करते हैं। आज भी होता है। देखिए, हम अगर पंडित जसराज को सुनने जा रहे हैं और या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को सुनने जा रहे हैं और हम अनाउंसमेंट ये करें कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म इस सन में यहाँ हुआ था और हम्म। इनके गुरु ये थे और इनको पद्म विभूषण मिला है। अरे जो हम्म। 1,000 सुनने आए हैं हम्म। वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन है कौन है? जी मैम बिल्कुल सही है। ना, उनको जानते हम्म। हैं बहुत अच्छी तरह से। हम्म। इस हम्म। गेट ट्रैश होती है। पंडित हम्म। जसराज को लोग सुनने आते हैं तो कमानी ऑडिटोरियम के बाहर अगर भीड़ लग जाती है और उनको दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, तो इसलिए आते हैं क्योंकि उन सब लोगों को मालूम है कि पंडित मालूम जसराज है कि कौन है। वहां जी। पे बताएं कि मेवाती घराने के हैं और इन्होंने अपने बड़े भाई पंडित मणिराम जी से सीखा आदि इत्यादि। हम्म। तो ये एक मेरी सोच थी। देखिए, मैं गलत हो सकती हूँ लेकिन नहीं जी मैम बिल्कुल 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 तो अपना मुझे अपना हो लगा सकता है। तो मुझे लगा कि मैं अपने अनुभव के बारे में कहूँ, मुझे उनके संगीत को सुनकर मेरे ऊपर क्या असर होता है, क्या असर होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा के संतूर वादन का मेरे मन पर क्या असर होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कुछ सुनने जाते हैं और हमारा हम्म। मन वहां नहीं लगता। जी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा आंख खोलने का मन नहीं करता, किसी और लोक में पहुंच जाते हैं। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि आंखों से प्रेम के आंसू आने लगते हैं। क्या बात। कभी कभी ऐसे लगता है कि आपको जैसे कि ईश्वर के दर्शन हो गए। क्या ऐसा बात। बहुत बहुत कलाकारों जी के बिल्कुल कार्यक्रम मैम। में अनुभव होता है। हम्म। तो मैं जो संचालन करती थी, उस संचालन में मैं अपने उस अनुभव को डालने लगी। तो जब मैं उस अनुभव को डालती थी तो सामने बैठे जो 800 लोग होते हैं, उनको भी ये लगता था कि उन्हें भी ऐसा ही अनुभव हो रहा था, लेकिन वो अपनी बात को, बस अपने कह अनुभव नहीं को पा रहे आवाज थे। नहीं पा रहे आवाज नहीं दे पा रहे थे। क्या बात है। और मैंने उनकी तरफ से कह दिया वो। तो हम्म। बहुत लोग मेरे पास बाद में उठकर आते कि सुनीता जी, हम बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे थे ऐसा ही करना चाहते हैं। क्या बात और है। आपने वो बात हमारे मन की कह दी। तो ये क्या बात। रुचि जब जब मैं संचालन करने लगी तो मैं पढ़ती तो थी शुरू से। हम्म। और क्या होता था कि मेरे ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर ऐसी है कि मंच पर जब मैं माइक लेकर के खड़ी होती हूँ तो उस समय मुझे इत्तफाकन वो घटना याद आ जाती है, मैं अपनी पढ़ी हुई, या वो कविता याद आ जाती है किसी भी कलाकार की लिखी हुई, जो उस समय उसके कला माहौल से माहौल से बिल्कुल जुड़ी हुई। जुड़ी हुई होते हैं। जी मैम ये बिल्कुल सही बात है। तो वो मुझे याद जी। आता था। तो वो हम्म। एक आपको सही वक्त पे सही चीज याद आ जाए, तो जी। ये एक बात होती है। तो मुझे हम्म। आशीर्वाद गुरुजनों का, उनकी हम्म। कृपा मेरे ऊपर, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, हम्म। इस सब इसके कारण ही यह संभव होता है। तो हम्म। ये जब समझ में आता था तो उस समय
मैं वो बात करती थी। और धीरे धीरे कलाकारों का ने जब देखा कि ये सुनीता जी एक अलग बात कहती हैं, तो हम्म। उन्हें भी तो अच्छा लगा ना। हम्म। उन्हें और उनके सहयोगियों को भी अच्छा लगता था कि कुछ हम्म। अलग, कुछ नई अलग बात हो। बात है। हम्म। तो धीरे धीरे उनका स्नेह उनके साथ मेरी जान पहचान होती गई, उनका स्नेह हम्म। मेरे प्रति बढ़ता गया। तो जब भी हम्म। मैं उनके साथ बैठती जा करके, तो मैं अपना एक वॉकमैन होता था उस जमाने में, और हम्म। वॉकमैन में वो कैसेट लगता था, वो मैं हमेशा हर बातचीत में रख देती थी। तब मेरा विचार नहीं था कि मैं कभी लिखूंगी इसे। तो हम्म। लेकिन मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हो गई इस तरह से वाह। बातचीत वार्तालाप की, जो उनसे जो भी क्या बात वार्तालाप। है। हम्म। तो वो अनुभव एक ऐसे घनेरे अनुभव मेरे हुए। तो मेरे एक मित्र हैं, बम्बई में रहते हैं, जितेंद्र भाटिया जी, वो भी लेखक हैं, और उनकी पत्नी सुधा अरोड़ा, दोनों लिखते हैं। क्या बात तो इन दोनों ने मुझसे कहा, सुनीता तुम एक हीरो की खान पे बैठी हो। इन्होंने कहा कि है। जी। तुम हीरो की खान पे बैठी हो, और ऐसा करो कि तुम क्यों नहीं इसको लिखती। हम्म। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। हम्म। तो मैंने लिखना शुरू किया। अब जब लिखना शुरू किया, और वो हम्म। पहले तो उसको ट्रांसक्राइब करना, देखिए कब तक की 12 साल मैंने वार्तालाप किया था इन लोगों से, और 12 साल के ट्रांसक्रिप्शन को, और उसमें कम से कम मेरे पास नहीं तो 200 घंटे की तो रिकॉर्डिंग थी, सब कलाकारों के साथ कुल मिलाकर के। तो उसको मैं कैसे एक मिनट को ट्रांसक्राइब करने में 7 से 10 मिनट का समय लगता है, और मैं हाथ से हम्म। लिखती हूँ और हिंदी में लिखती हूँ। तो उन्होंने तो मैंने पहले सारा ट्रांसक्राइब किया, फिर उसके बाद हम्म। उनको लेख का एक आकार देना आरंभ किया। और ये मेरी इच्छा थी कि मैं, जो उन्होंने जैसी भाषा का प्रयोग किया है, मैं उसी भाषा में अपनी बात को रखूं। जी। अपनी तरफ से मैंने केवल जोड़ा, हाँ, लेकिन कि एक सेंटेंस जुड़ाव बना रहे, और लेकिन भाषा शैली आम बोलचाल की रहे। नहीं, जो उनकी थी, जिसमें अच्छा अच्छा। मान लीजिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहें कि सोचो तो जरा, तो मैंने सोचो में सो के ऊपर मैंने अनुस्वार बिंदी लगाया। लगाई है। जी। तो सोचो तो क्या जरा। बात। तो इसी तरह सभी पंडित किशन महाराज जी की भाषा अलग थी, बनारसी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की भाषा अलग थी, क्या बात है। राज की अलग थी, डॉक्टर बालमुरली कृष्ण की अलग थी, पंडित शिव कुमार शर्मा। तो सबकी भाषा अपनी अलग होती है, हर व्यक्ति की हम्म। अपनी विशेषता होती है। तो हम्म। मेरा प्रयास था कि मैं उस विशेषता को समेट करके रखूं। तो हम्म। लिखने में, अब फिर लिख तो लिया, अब वो 50 पन्ने का लेख पढ़ेगा कौन। मुझे ये लगा कि ऐसे इतनी बड़ी हम्म। बड़ी जो रचनाएं बन गई हैं, इसे कौन पढ़ेगा। तो तब तक बेंगलोर में आ गई थी, और बेंगलोर में मेरे मित्र हैं अदिति उपाध्याय और अशोक डबरल। ये दोनों ही संगीत के, अदिति जी तो बहुत अच्छी गायिका है, पंडित दिनकर केंकणी की बेटी हैं। उनके भाई योगेश शमसी जी को पद्मश्री मिला है, वो तबला क्या वादक हैं। बात है। तो वो और अशोक डबरल, ये सब लोग थे। और इनसे मैंने कहा भाई मैंने लिखा है, और आप जी लोग मैम। को क्या सुनना अच्छा लगेगा। तो हम्म। उनको लगा पता नहीं क्या लिखा होगा, फिर भी मेरा दिल रखने के लिए वो लोग जी तैयार मैम। हो गए। पहला लेख मैंने उनको सुनाया, पंडित किशन महाराज जी को। अच्छा। अब उन लोगों की तो बाँछें खिल गई। उनकी जो राय थी उसके ऊपर, उन्होंने कहा ऐसा हमने ना कभी पढ़ा है, ना ऐसा किसी ने लिखा है, ना हिंदी में, ना हम्म। अंग्रेजी में, ना कन्नड़ में, जहाँ के वो क्योंकि वो कन्नडिगा थे। तो जी मैम। तो उनसे उस मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। क्या बात फिर है। जैसे जैसे लेख मेरे ये चैप्टर्स बनते गए, वैसे वैसे मैं उन लोगों को गई। और कभी कभी तो ऐसा होता था हमें बीच में ब्रेक लेना पड़ता था, क्योंकि लंबा चैप्टर है। उदाहरण तौर पे उस्ताद हम्म। बिस्मिल्लाह खान का चैप्टर है, तो बीच में एक ब्रेक लेना पड़ता था क्योंकि इतना लंबा था। तो चाय पानी बीच में करते थे और फिर से वापस शुरू होते क्या थे। बात है। और आप यकीन मानिए, कुछ चैप्टर्स मैंने, इन लोगों ने मुझसे कई कई बार सुने, क्योंकि उनको बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। क्या बात है। और ये आनंद की अनुभूति केवल श्रोता को नहीं होती। देखिए, हम्म। जब मैं उनसे बात कर रही थी, या हम्म। मैं उसे लिख रही थी,
तो मुझे भी उसको लिखने में और उनसे वो अनुभव प्राप्त बातचीत करने में, जी मैम। बातचीत करने में वो मुझे वो अनुभव होता था। हम्म। उदाहरण देती हूँ, जी मैम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, भारत रत्न शहनाई जी वादक, ऐसा शहनाई शहनाई वाला। बीच अभी योगेश लोकेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे, बहुत सुरीले शहनाई वादक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब वो कहते थे कि मैं देश जाता हूँ, विदेश जाता हूँ, सब जगह घूमता घामता रहता हूँ, अमेरिका गया, लंदन गया, कनाडा गया, रशिया गया, यहाँ सब जगह जाकर सुनीता पता नहीं कैसे कैसे मलेच्छों से वास्ता पड़ता है। और जब मैं वापस जब मैं हिंदुस्तान आता हूँ तो सीधा बनारस में आके अपने घर आके मैं गंगा जी में जाता हूँ और वहां जाकर के अपनी शहनाई को उसमें डुबकी लगवाता वाह, हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए, यही यही उनकी खूबसूरती है। क्या बात है। ये जो बात है, हम्म। हम हम कैसे कह सकते हैं कि गंगा सिर्फ हमारी है, हिंदुओं की है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही कह रहे हैं। और तो ऐसी 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 घटनाएं पंडित जसराज अपने जीवन की रचना सुना रहे हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उनका बेंगलोर में एक कार्यक्रम था, जी मैम। तो मैं उस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी। योगेश शमसी जी और मेरी सालगिरह एक ही दिन होती है और हम्म। इत्तेफाक से वो कार्यक्रम उसी दिन था अरे वाह। जिस हमारी वर्षगांठ होती है। तो हम्म। मेरे लिए तो इससे बड़ा भेंट, बर्थडे प्रेजेंट और कुछ हो ही नहीं सकता जी था जी जी जी। कि मुझे के कार्यक्रम का संचालन करने का अवसर मिले। तो सौभाग्य से ये भी सौभाग्य ही होता है। तो हम्म। जब कार्यक्रम हो गया तो मुझे लगा कि हरि जी आज, मतलब उससे पहले कि आज पंडित जी को तो मालूम था कि मेरी वर्षगांठ है, पर उन्होंने मुझे विश नहीं किया, क्या हो गया ऐसा। हम्म। लेकिन साहब जब आनंद जी कार्यक्रम हो गया और उन्होंने पहाड़ी बजा लिया अंत में, अक्सर हरि जी पहाड़ी कई बार बजाते हैं, तो उस अच्छा दिन अच्छा। उन्होंने बजा लिया, पहाड़ी बजा लिया और अंत में उन्होंने बजाया धुन। मैं तो आके सामने बैठी हुई थी, श्रोताओं में बैठ गई थी, तो उन्होंने धुन बजाना शुरू कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह। क्या बात है। पंडित हरिप्रसाद हम्म। चौरसिया बजा रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हम्म। मेरी आंखों से तो पूरा धारा प्रवाह, अश्रु क्या प्रवाह। बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, ऐसे विरले बहुत कम लोग होते हैं क्या बात है, क्या बात जो बड़ा होना आपको ऐसा महसूस कराएं कि वो है। हम्म। क्या। तो उन्होंने, और फिर उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि आज मेरे दो बहुत प्रिय मित्रों की सालगिरह है। आप सोच रहे हम्म। होंगे मैं क्यों बजा रहा हूँ। एक तो योगेश जी की तरफ इशारा किया, एक तो ये हम्म। है इनके हम्म। साथ हम हमेशा बजाते हैं, और दूसरा ये सुनीता जी हैं जिनके जो जैसा वो जैसा कहती हैं, जिस हम्म। लेवल कहती है, मुझे उस स्तर पे बजाने की कोशिश करनी क्या चाहिए। बात है। तो आनंद जी, ऐसे ऐसे मुझे असंख्य अनुभव बार बार होते रहे क्या सभी बात है। कलाकारों के साथ। तो सात सुरों के बीच जो बना, वो इन अनुभवों का भंडार है। वो ना क्या बात। केवल अपने अनुभव हैं, वो इन कलाकारों के अनुभव हैं। कि कोई हम्म। देखिए, कलाकार को कब जानते हैं? कलाकार को हम केवल इतना जानते हैं कि वो मंच पर आते हैं, अपना गायन प्रस्तुत करते हैं, अपना वादन हम्म। प्रस्तुत करते हैं या जी जी। नृत्य करते हैं, हम्म। उसके बाद चले जाते हैं। हम्म। लेकिन वो गायक, वादक या नर्तक बनने में उनके पीछे की क्या यात्रा रही, क्या यात्रा रही है, जी मैम। इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हमें जो वो हम्म। बताते हैं कि इन्होंने पंडित भोलानाथ से सीखा, या इन्होंने पंडित मणिराम से सीखा, या इन्होंने अपने बड़े भाई अपने चचा लच्छन महाराज जी से सीखा, हम उतना ही तो जानते हैं ना। हम्म। उसके हमें कहाँ पता चलता है, या दो चार हम्म। कभी न्यूज़पेपर्स में तो अब आता भी नहीं है। हम्म। तो, तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्या अनुभव बात है, है। क्या ये बात कह है। रहे हैं जसराज जसराज किताब मैम पढ़ा। इस, हाँ ये बहुत ही मैं भी जानने का बड़ा इच्छुक हूँ, थोड़ा सा इसको भी जी मैम जी बताइए। और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आनंद बिल्कुल मिल रहा है मुझे। चलिए उन आनंद, महानुभावों से तो कभी मिलने का मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन आप उनसे मिली हैं, मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी मैम। देखिए, आनंद को आनंद आए तो फिर आनंद ही आनंद है। जी मैम जरूर। तो
क्या है कि जसराज, पंडित जसराज का भी जन्म एक अलग इन्हीं सब अनुभवों से हुआ। क्योंकि मैं पंडित जसराज को मैं काफी समय से जानती थी, मेरा उनसे परिचय हुआ अच्छा मेरा हुआ उनसे 1982-83 में, 1983 में, इन्हीं संचालनों के माध्यम से। तो जब तो मैं पंडित जी देखते थे कि ये अच्छा संचालन करती हैं, वो अपने पिताजी और अपने बड़े भाई साहब जो दोनों उनके गुरु हैं, उन्हें लोकेश जी कहते हैं मुझे भी आनंद आ रहा है दीदी। जी मैम। जी मैम, मतलब इतनी प्यारी बातें ये कभी पढ़ने को नहीं मिलती हमें। ये हूबहू जब इस तरह की बातचीत होती है, और सबसे ज्यादा खूबसूरत वो चीज होती है कि आप भी उस लम्हे में जाती हैं, आपको भी वो आनंद मिलता है कि हाँ यार, ये एक वक्त था जो मैंने गुजारा, और हमें तो एक अनुभव मिल रहा है, आपको एक एक्सपीरियंस फिर से रिन्यू हो रहा है इस प्रकार का, तो अलग ही अनुभव होता है। जी मैम। दोबारा अनुभव हो रहा है मुझे। तो तब उसमें तो पंडित जसराज भी सुनते थे मुझे, और उनको संचालन बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे वो अपने पिताजी और जो सम्मेलन करते हैं, संगीत समारोह करते हैं हैदराबाद में प्रतिवर्ष, तो उसमें उन्होंने बुलाना प्रारंभ किया और उसका संचालन मैं करती थी। तो बहुत सारे लोग, बहुत श्रोता बाद में, वहाँ मैंने इतने नए नए कलाकारों से मेरा परिचय होता गया, और सबको अच्छा लगा कि एक अलग तरह का संचालन है। कलाकारों से ऐसे बहुत अच्छा परिचय हुआ उस समय। फिर उसके बाद चली मैं मुंबई, जब चली गई तो मधुरा जसराज, पंडित जसराज की जो पत्नी है, और डॉक्टर बी शांताराम की बेटी है, वो आप जानते हो, डॉक्टर बी शांताराम हिंदी सिनेमा की एक ऐसी हस्ती जो जिन्होंने दो आंखें 12 हाथ, जल बिन मछली, नृत्य बिन बजरी, और डॉक्टर कुटनीस की अमर कहानी, तो इस तरह की ढेर और उनके द्वारा बनाया गया जो प्रभात स्टूडियो है, उसमें टेलीविजन इंस्टीट्यूट चलता है। तो उनकी सुपुत्री नटरंग, नवरंग, तो ये सारी फिल्में उनकी जो बड़ी बड़ी बनाई हुई, बहुत बड़े उनकी बेटी है। तो पंडित जसराज पत्नी एक कार्यक्रम कर रही थी, उन्होंने किया था, और उसके संचालन के लिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया, और दुर्गा का फोन, दुर्गा जी का, उनकी बेटी का, कि दुर्गा कि आप आई चाहती हैं कि आप इस कार्यक्रम का संचालन करें। मैंने कहा ठीक। तो उसमें उस समय विलास राव जी देशमुख चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, तो वो मुख्य अतिथि थे, और मैंने जो भी संचालन किया होगा, तो मुझसे मधुरा जी ने कहा कि सुनीता जी, आप पंडित जी पे कुछ लिखिए। तो उस दिन उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन खैर मैं पंडित जी से जब भी मिलती थी मैं रिकॉर्ड तो करती ही थी। फिर अच्छा, पंडित जी जहाँ जहाँ जिस शहर में रही, पंडित जी ने मुझे मेरे घर में आकर के उस घर को आशीर्वाद दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, और वहाँ पे हर घर में उनका गायन भी हुआ है। तो बहुत उनका आशीर्वाद मुझे मिला। तो फिर जब मेरे पास काफी सामग्री तो हो ही गई थी, लेकिन फिर मधुरा जी ने पंडित जी से कहा कि जसराज जी, अगर आपको अपने ऊपर किताब लिखवानी है तो आप सुनीता जी से। तो फिर पंडित जी ने नियमित रूप से उन्होंने मुझे सामग्री देना प्रारंभ किया। जब कभी भी वो फोन पे कुछ भी बताते थे, आधा समय वो अमेरिका में रहते हैं, आधा समय भारत में रहते हैं, तो वो फोन, जब उनको जो घटना याद, एक मैंने खांचा तो बनाया था, एक कि पहले 10 वर्ष, फिर 10 से 20 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, ऐसे तो मैंने एक खांचा बनाया था। लेकिन अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि पंडित जसराज को सारी घटनाएं उसी क्रम में याद आए। जी जी, है ना? तो जी। उनको जब जैसे जो कुछ याद आता था वो वैसे मुझे फोन पे बताते थे, या मिल के बताते थे, या मैं जाती थी उनके पास, या यात्रा भी कर, यहाँ भी किया, और बाहर भी उनके साथ बहुत बार मैं गई हूँ। तो मुझे ऐसा अवसर मिलता था तो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी। तो तब तक मेरा ये छोटा डिक्टाफोन आ गया था उससे। अच्छा अच्छा। तो जी
लैपटॉप में कॉपी कर लिया और फिर वापस उस तो वो रिकॉर्ड कर लेती थी और उसको फिर मैंने साथ साथ ट्रांसक्राइब करना भी मैंने और बस वो ट्रांसक्राइब करते करते बहुत समय लगा, 7 वर्ष लगे क्या मुझे। बात, क्या बात। जी, तो वो एक अनुभव अपने आप में एक बहुत अनुभव हुआ और ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे लगा कि कलाकार के ऐसे भी होते हैं, मतलब इतने इतने ह्यूमन, इतने उदार, इतने प्रेम से रहने वाले, और उनके शिष्यों में भी उन्होंने वही गुण सबको सिखाने की कोशिश की है। देखिए, मैं तो गाना बजाना जानती नहीं, मुझे केवल थोड़ा सा भाषा पर गुरुजनों की कृपा से आशीर्वाद से मेरे हाथ में और थोड़ा भाषा मुझे आती है, मेरा उच्चारण थोड़ा ठीक है, तो जी मैम, ये सब उन्हीं का सबका क्या आशीर्वाद बात। है। जब गुरुजनों का आशीर्वाद होता है तो पंडित जसराज जैसा व्यक्ति भी क्या बात। प्रेम करता है। जी। तो अच्छा मैम, थोड़ा सा हम इसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है, और मैं चाहता हूं कि आज का शो जो है मैम क्या करते हैं कि आप जैसे दिग्गज आते हैं तो इंस्टाग्राम वाले कटौती करते हैं कि हमें 1 घंटा देते हैं, तो हम जी इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। जैसे ही हमारे पास 1 घंटा हो जाएगा, हम इसको सेव करके मैं उसके बाद फिर से लाइव हो जाऊंगा, फिर से मेरे पास जुड़ जाइएगा। जी लेकिन जरूर। उसके पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में चलते चलते मैं 2 लाइनें कुछ आप सुना दीजिए अपने पोएट्री की, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जी, और मैं चाहता हूं कि वो पोएट्री जब आपको लगा हो कि यार ये हाँ कुछ मैंने लिखा है, या फिर उस पोएट्री को आप मुझे सुना सकती हैं जो जिसके लिए आपको 1,000 रुपए मिले थे उस वक्त तो वो गवर्नमेंट की तरफ से। जो रचना आई थी, हम्म। मैं दूसरी कविता सुनाती हूँ। जी मैम, बिल्कुल स्वागत है। ये मेरी पहली जो पुस्तक आई थी, आधी धूप। आधी आधी धूप, जी। हम्म। इस जी जी में मैम। आई। तो जी। इसमें कविता है स्वस्ति के नाम, और इस कविता को पढ़ के डॉक्टर धर्मवीर भारती ने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया था सुन करके। क्या बात है। ये है स्वस्ति के नाम। मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती उगते सूरज की लालिमा, चंदा मामा पर चरखा काटती बुढ़िया, वासंती फूलों की पाखुरियां, झरती फुहारों में झूलता इंद्रधनुष सतरंग। वाह। मैं तुम्हें नहीं दे सकती झुरमुटी उजाले, लताओं के कुंज, पत्तियों सा ओस सा उमकता प्यार, गुलाबी कचनार। मेरी बच्ची, मैं नहीं पिला सकती तुम्हें घुट्टी में हवाओं में बिखरी किंवदंतियां। मेरी बच्ची, मैं नहीं पिला सकती तुम्हें घुट्टी में हवाओं में बिखरी किंवदंतियां। परंपरा कर्ण और राम की, कथा राधा और श्याम की। ना मैं सुना सकती हूँ तुम्हें लोरी, सूर के पद, तुलसी की चौपाई, रघुपति राघव राजा राम, वैष्णव जनतों की गुनगुनाहट, स्वस्ति वाचन के मंत्र। मेरी बच्ची, तुम्हें नहीं दे सकती मैं धीरे धीरे थिरकती धूप, चिड़ियों की चहचहाहट, मोर के पंख, वादियों में बहती उदास खामोशी की गूंज, समुद्र की गहराई की छुअन, गंगा की पावन धार, कावेरी का जल, मन की वेतसलता, बगीचे का हर श्रृंगार। मेरी बच्ची, तुम्हें नहीं दे सकती मैं धीरे धीरे थिरकती धूप, चिड़ियों की चहचहाहट, मोर के पंख, वादियों में बहती उदास खामोशी की गूंज, समुद्र की गहराई की छुअन, गंगा की पावन धार, कावेरी का जल, मन की वेतसलता, बगीचे का हर श्रृंगार। तुम्हें नहीं दे सकती मैं तुलसी का पौधा, आंगन में लुकन छुपाई का खेल, नन्ही तुतलाती आवाज, तुम्हारे ठुमकते पैरों में पायल, रुनझुन तुम्हारे बोलों की, अनबूझे मनुहार, मंदिर की घंटियां, मृदंग की ताल, ढोलक क्या की बात थाल, है। रेतीले घरौंदे नदी का बहाव। मैं नहीं बुन सकती तुम्हारे लिए सपने चांद तारों के,
सलमे और सितारों के रेशमी चादरों का स्पर्श, घास पर चमकती ओस की बूंद, चंदन की खुशबू, झील का नीलापन। मेरी बच्ची, तुम्हें क्या नाम दूं मैं? मेरी बच्ची, तुम्हें क्या नाम दूं मैं? मेरे मन के सरोवर में हंसा सी बहो तुम, दिशाओं के विस्तार में आंचल सी रहो तुम। मेरी बच्ची, तुम जन्मी नहीं हो, जन्मोगी नहीं, तुम केवल एक इच्छा हो, आशा अपूर्ण। तुम मेरा आचमन, तुम यज्ञ संपूर्ण। क्या बात है। तो मैं उस बच्ची का नाम है जो जन्मी ही नहीं है। जी तो मैम, ये कविता सोच के मैं मेरे दिमाग में ये जहन आ रहा था कि इस प्रकृति में जो हम अपने सामने देख रहे हैं, कौन सा ऐसा पहलू है जो छूट गया है? वो सारी चीजें आपने इसमें दिखाई हैं, जो हम देख सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, जो हम आ, समझ सकते हैं। देखिए, क्या मैं बात यहाँ है। एक बात कहना चाहूंगी। जी मैम। ये बात मैं हर व्यक्ति से कहना चाहूंगी, जी जो यहाँ सुन रहे हैं उनसे भी, जो नहीं सुन रहे उनसे भी, जो बाद में सुनेंगे उनसे भी। जी। हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है। क्या बात है। जी। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सारा रंगमंच, ये मेरे पीछे की किताबें, ये सामने आज हम कोरोना में घर में के अंदर बैठे हैं, ये जब नहीं है तो बाहर निकलते हैं और सारी प्रकृति, ये इंद्रधनुष हम देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि हम हैं। और हम क्यों हैं? क्योंकि हमें हमारे माता पिता ने जन्म पिता ने दिया। जन्मा है। क्या बात और ये कविता जो है, ये अंतिम पंक्तियों पर अगर आपने ध्यान दिया हो है। तो जी ये मैम। है, तुम जन्मी नहीं हो, जन्मोगी नहीं, तुम केवल एक इच्छा हो, आशा अपूर्ण। तुम मेरा आचमन, तुम यज्ञ संपूर्ण। यज्ञ की अंतिम परिणति का परिणाम है संतान। और वो अब संतान की प्राप्ति के लिए महाराजा द्रुपद भी यज्ञ करते हैं जी। और महाराजा जनक भी यज्ञ करते हैं और महाराजा दशरथ भी यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं। क्या बात है। जी मैम। तो संतान अच्छी पैदा हो उसके लिए ये सब लोग यज्ञ करते हैं। तो वो यज्ञ केवल एक धूम से अग्नि अग्नि को दी हुई आहुति नहीं है, वो अपने जीवन को यज्ञ में बनाना होता है, जी। तभी वैसी संतान पैदा। क्या बात। तो हम उनके प्रति हमें नतमस्तक हमें होना चाहिए हर समय कि उन्होंने हमें जन्म दिया, उनके कारण हम हैं और उनके ही कारण हमारा अस्तित्व है। इसलिए हम ब्रह्मांड के जितने सुंदर तत्व हैं उसका अनुभव कर पा रहे हैं। क्या बात है मैम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा क्योंकि हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। इसके बाद हमारा ये वीडियो कट जाएगा, हम फिर से लाइव हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और मेरे पास क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। हम ये मुझे अवसर बार बार नहीं मिलेगा कि मैं आपको लाइव ले सकूं, क्योंकि आप इतना ज्यादा बिजी रहते हैं और आपकी डेट मुझे मिल गई, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूंगा कि आज इस मौके का मैं संपूर्ण फायदा उठाऊं और जो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन उसके पहले चलते चलते मैं चाहूंगा कि मैं ये मौका मुझे मिला है तो मैं आपको 2 लाइनें जरूर सुनाऊंगा। बाय प्रोफेशन में एक स्टोरी टेलर हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। और ये इंटरव्यू जो है, मैं इसको इंटरव्यू नहीं मानता, मैं सोचता हूँ कि एक बातचीत है, एक अनुभव जो है हम एक दूसरे से साझा कर रहे हैं और मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बस कुछ सुनाता हूं मैं। स्वागत। कभी डूबते हुए सूरज का दर्द समझा है तुमने? कभी समझा है कि उसको कितनी तकलीफ होती होगी? मैं बताता हूँ उसका दर्द कितना होता होगा। एक ऐसा सूरज जब वो अपने उठान पर होता है, जब उगता है तो सारी दुनिया उसके साथ चल पड़ती है।
कदम से कदम मिलाकर, निगाहों से निगाहें मिलाकर। इवन बहुत सारे लोग तो उसमें जल चढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि सूरज हमारी जिंदगी है, सूरज हमारा कल है, सूरज हमारा सब कुछ है। तो वही सूरज जब अपने आखिरी पड़ाव में होता है, अपने दर्द के सबसे पेचीदा वक्त में होता है, तो उसे सब लोग अकेला क्यों छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ देते हैं उसे अकेला, अकेले डूब जाने के लिए? चलो ठीक है, इसको ऐसे समझो कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसका स्वागत करते हो, वो रहता है उसको तब भी स्वागत करते हो, जब वो जाता है तब भी उसका स्वागत करते हो। तो डूबते हुए सूरज को कभी जल क्यों नहीं चढ़ाते हो? डूबते हुए सूरज को क्यों अकेला उसे छोड़ देते हो? क्यों उसे अकेला छोड़ के अपने अपने घरों में चले जाते हो? क्यों बोलते हो कि सूरज डूबने वाला है, वक्त में घर आ जाओ? क्या बात, क्या बात। कभी उसके दर्द को समझने की कोशिश की है तुमने? ये तो वही बात हो गई ना कि जब काम हुआ तो आप उसके साथ हो लिए, वक्त आने पर उसको छोड़ दिया। लेकिन वही सूरज इस बात का भी घोता घोता है कि कोई बात नहीं, मुझे अकेले तुम छोड़ देते हो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। कुछ वक्त ही सही, कुछ वक्त ही सही, तुम मुझे प्यार देते हो, मुझे सम्मान देते हो, मुझे वही अच्छा लगता है। ये दुनिया, ये जहां कमजोर पड़ने पर सब कुछ उसे छोड़ देता है, मैं क्या चीज हूं? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे हट जाऊं। मुझे उस वक्त में जितना भी प्यारा वक्त मिलता है तुम्हारे साथ गुजारने का, उस वक्त को मैं जीने के लिए तुम्हारे साथ फिर से वापस आ जाता हूँ। और मेरे लिए तुम्हारी खुशी जो सुबह मिलती है, वो मेरे अकेले जाते हुए दर्द को कहीं ना कहीं छिपा ले जाती है। वाह। अच्छा, अभी मेरा वक्त हो चला है, मैं जा रहा हूँ फिर से। अपना ख्याल रखना इस अंधेरी रात में। कल फिर मिलूंगा वैसे ही उस सुबह के वक्त में। अच्छा हाँ, सुबह मेरा स्वागत करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, फिर बादलों के बीच में छिप जाऊंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी। और बस कोशिश थी कि कुछ सुना पाऊं, और मुझे मैम अच्छा लगता है। और ये चीजें जो है मैं कभी लिखता नहीं हूँ, जैसे मुझे एनर्जी सामने से मिलती है उसी एनर्जी को मैं कोशिश करता हूँ कि कन्वर्ट कर सकूं और अपने शब्द दे सकूं। और लगता है कि डर तो होता है ना, जब कोई आपके साथ में नहीं होता है। उस वक्त साथ में होता है जब आप अच्छे होते हो, लेकिन जब अकेला पड़ जाता है तो नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात हमें हमारे पेरेंट्स भी सिखाती है, पेरेंट्स के लिए भी। जब हमारे पेरेंट्स हमें कमा के दे रहे होते हैं, हमें सब कुछ दे रहे होते हैं, हम बहुत आदर करते हैं, लेकिन जैसे ही हम कमाने लगते हैं, जैसे ही पैसे की कमान हमारे हाथ में आ जाती है, हमारे पेरेंट्स डूबने लगते हैं सूरज की तरह, तो उन्हें हम अकेला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, दर्द होता है, तकलीफ होती है। जी खैर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपके सामने कुछ शब्द मुझे सुनाने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा। बस बहुत ही जल्द आप हमें अभी पढ़ते भी, जैसे ही वीडियो शुरू होगी। जी मैम, क्या कुछ कह रहे हैं मैम आप? आप पढ़ते भी कितना सुंदर है। हाँ, कोशिश रहती है। और मैं ज्यादातर मैं प्यार की बातें करता हूँ, मोहब्बत की बातें करता हूँ। और उसमें ऐसा नहीं, प्यार मेरा इस तरह का प्यार नहीं होता है कि मैं किसी के श्रृंगार पे लिखूं, नहीं। एक ऐसा प्यार जो यूनिवर्सल होता है कि जैसे तुम्हें देखूं कि तुमसे बातें करूं। बताओ, आज इस किताब को मैं पढ़ते वक्त, तुम्हारे द्वारा भेजे गए खत को पढ़ते वक्त, मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम आज श्रृंगार करके अकेले बैठी हो अपने टेबल पर, मेरे लिए तैयार होकर तुमने आज खत लिखा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है उस खत की खुशबू से कि तुम आज मेरे लिए श्रृंगार करके अपनी कलम उठाकर बैठी हो कुछ लिखने के लिए। वो तुम्हारा श्रृंगार तुम्हारे शब्दों से झलक रहा है। मैं, हमारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि मैं कुछ सुना पा रहा हूँ। तो गाइस, कहीं मत जाइए, हम लोग तुरंत फिर से आ रहे हैं इस वीडियो को शेयर करने के बाद। तो हमारे साथ जुड़े रहिए,
आज है डॉक्टर सुनीता बुद्धिराजा जी का पार्ट सेकंड, इंस्टाग्राम जिंदगानी इंस्टाग्राम लाइव शो पर, और हम बस तुरंत आ रहे हैं।